साथियों नमस्कार। युवोदय एकेडमी जगदलपुर से मैं संजीव विश्वास आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक। तो सरल लोलक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम जो है बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम ले चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम देखिए यहाँ पर जो सिंपल पेंडुलम है ये क्या है देख लीजिए। एक रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड है, एक दृढ़ आधार से यहाँ पर एक दृढ़ आधार से यहाँ पर दृढ़ आधार ए है और इस दृढ़ आधार से बंधा हुआ है। तो ये जो है जब कोई भी दृढ़ आधार से बंधा होता है और कोई इस टाइप का बॉब होता है तो ये जो है सेंटर ऑफ इसका मास होता है और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होता है वो इफेक्टिव लेंथ होता है, प्रभावकारी लंबाई। ठीक है, ये होता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। जहाँ पर बंधा हुआ ये रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जब ये मध्यमान स्थिति, इसको कहते हैं मध्यमान स्थिति, और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट जब हुआ है तो इस समय इस पर जो भार है mg क्या है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर क्रियाशील होता है। इसके जो टेंशन होता है जस्ट इसके अपोजिट होता है और ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल क्या हो जाएगी, थीटा होगी। तो इसको दो घटकों में बांट सकते हैं, एक mg cos थीटा और एक mg साइन थीटा। तो mg साइन थीटा जो है इधर गया है, वो क्या करता है वस्तु को या जो बॉब है, जो पेंडुलम है, उसको मध्यमान स्थिति में ले आता है, माने मीन पोजीशन में ले आता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको करना है। इफेक्टिव लेंथ बोलने से क्या हुआ कि ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर सेंटर ऑफ मास तक का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ। ठीक, तो इफेक्टिव लेंथ है। और यहाँ पर g अगर हम देखेंगे mg बोलने से क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। m क्या है, उसका द्रव्यमान है। चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, इसी में अगला जो टॉपिक है ये देखिए, पिवोट मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। यहाँ बॉब है, एंगल थीटा है ना, और ये जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसको हम भार बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये बॉब है, बॉब जो है जो पेंडुलम जिसको हम बॉब बोलते हैं, है ना। तो ये बॉब है, गोला है, और ये गोला जो है जनरली जो गोला होता है ये बिंदु आकार की होती है ना, मतलब एक छोटे साइज में हो और ये टेंशनलेस स्ट्रिंग हो, है ना। ये जो स्ट्रिंग हो और इसमें मड़ोर ना हो, ये सारे चीज़ जो है आप लेते हैं। एक आइडियल जो पेंडुलम है उसमें हम ले सकते हैं। ठीक, चलिए अगला टॉपिक। अब कुछ बातें यहाँ पर आपने को जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले इसमें जो फार्मूला होता है T इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है देखिए, T इज इक्वल टू फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। तो यह फार्मूला है देखिए, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी है, यानी T क्या है, आवर्तकाल है, 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, L बाई जी है। और इसी के जगह पर अगर हम आवृत्ति निकालेंगे तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई टी इज इक्वल टू, तो 1 बाई ये हो जाएगा 2 पाई, उल्टा हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी बाई एल हो जाएगी, यानी इसका जस्ट उल्टा होगी। आवृत्ति क्या होता है कि टी जो होता है एक दोलन या एक कंपन करने में लगा समय, जबकि जो आवृत्ति होता है 1 सेकंड में दोलनों की संख्या। तो इसलिए ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो एन निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। किसी भी बुक में आपको एफ दिया होगा, एन दिया होगा या न्यू दिया होगा, तीनों का एक ही मतलब है, न्यू, एफ या एन। इसका फार्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी बाई एल। अब आते हैं, जब सिंपल पेंडुलम में जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन लेते हैं तो पेंडुलम में जो आयाम है 5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए जो हम लेते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए जो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बाद मान लीजिए ये पेंडुलम मीन पोजीशन है और यहाँ तक ये विस्थापित किए,
तो ये जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है ये 5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5 डिग्री से ज़्यादा होगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। अगर 5 डिग्री से ज़्यादा आप लेते हैं तो ऐसी स्थिति में जो आवर्तकाल का सूत्र होगा कि 5 डिग्री में जो आवर्तकाल का सूत्र है T डैश इज इक्वल टू T1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 16, ये फार्मूला नया जो आवर्तकाल होगी इस समय क्या होगी, पीरियोडिक मोशन तो होगी, पीरियोडिक आवर्ती गति तो होगी, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या है, टू एंड फ्रो, मतलब इधर से इधर जाता है, इधर से इधर आता है, इधर से जाना, इस प्रकार बार बार जो दोलन करता है उसको क्या बोलते हैं, सरल आवर्ती गति, आगे पीछे जाता है ना। लेकिन अगर ये कोण, ये जो कोण है, ये मेन पोजीशन से जो एंगल है, ये अगर 5 डिग्री से ज़्यादा होगी तो सरल आवर्त गति नहीं करेगी। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर अगला जो पॉइंट है क्या दिया है कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल का सूत्र हमारे पास क्या है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी m नहीं है, मतलब ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। और खोखले गोले, अगर हम यहाँ पर अगर हम खोखले गोले ले, मान लीजिए ये पेंडुलम है और ये खोखला हो, सॉलिड की जगह खोखला हो, तब भी इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होगा, बीचों बीच में होगी। तो इसीलिए क्या होगी, ये जो है क्या होगी आपका खोखले गोले पर अपरिवर्तित है। जितना ठोस गोले के लिए है होगी उतना ही खोखले गोले के लिए होगी। फिर बहुत सारे टॉपिक आपके पास ये भी आ सकता है कि जैसे आप झूले में कोई व्यक्ति पहले से झूल रहा है और उस झूले में आकर कोई आके बैठ जाता है। तो अगर झूले में कोई बैठ जाता है यानी द्रव्यमान बढ़ जाएगा, तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जब भी कोई झूले में कोई पहले से झूल रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति भी आकर उसमें बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा। फिर क्वेश्चन कहीं पर ये पूछ देता है कि किसी में झूले में जब कोई व्यक्ति खड़े हो जाता है, मतलब अचानक झूलते झूलते कोई खड़े हो जाते हैं, तो मान लीजिए जैसे ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये झूला है और इस झूले में पहले आदमी क्या किया था, ये बैठा था, ठीक है, ये बैठा था, तो ये बैठा हुआ है। तो दूसरी केस में क्या हो रहा है कि ये झूला है और उस पर क्या हो रहा है, आदमी खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया, देखिए जब ये खड़ा हो गया तो सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया, यानी जो इफेक्टिव लेंथ है वो क्या हो गया, कम हो गया। और जब इफेक्टिव लेंथ कम हो जाता है, प्रभावकारी लंबाई कम हो जाता है, तो क्या होता है, आवर्तकाल भी कम हो जाता है। तो जब भी कोई आदमी झूले में अचानक खड़े हो जाता है तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होगा, अपवर्ड। तो अपवर्ड शिफ्ट हुआ, माने पॉइंट ऑफ जो सस्पेंशन है, ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और ये सेंटर ऑफ मास देखिए यहाँ पर है। पहले केस में सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन इस केस में सेंटर ऑफ मास यहाँ तक जब खड़े हो गए तो सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हुआ, यानी प्रभावकारी लंबाई कम हुआ। और जब प्रभावकारी लंबाई कम होता है तो क्या होता है, उसकी आवर्तकाल भी कम हो जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है एक खोखली गेंद जिसमें पानी भरा हुआ हो, ठीक है, और उसमें छेद कर दिया जाए तो आवर्तकाल पहले बढ़ता है फिर प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो समझिए इसको, जैसे ये मान लीजिए कोई पेंडुलम है और पेंडुलम में मान लीजिए ये है पेंडुलम, ये खोखला है, तो इसमें पहले पूरा भरा हुआ था, तो पूरा भरा हुआ रहने से क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र इसके बीचों बीच में होगा। दूसरे केस में जब पानी मान लीजिए थोड़ा कम होने लगता है, कम होने लगता है मतलब यहाँ तक है पानी, तो द्रव्यमान केंद्र किधर हो गया, नीचे शिफ्ट हो गया, थोड़ा नीचे चला गया। पहले में यहाँ से यहाँ तक है और बाद में क्या हो गया, थोड़ा नीचे चला गया, क्योंकि जो गोला है, गोला में पानी नीचे में है, ऊपर में नहीं है, तो द्रव्यमान केंद्र किधर हो गया, नीचे हो गया। और जब द्रव्यमान केंद्र नीचे हो गया मतलब प्रभावकारी लंबाई बढ़ जाता है, और जब प्रभावकारी लंबाई बढ़ जाता है तो क्या होगी, when the effective length increases then time period also increases, because you have the formula but t is equal to 2 pi under root of L by G, and means t is directly proportional to under root of L. L is the effective length, so when effective length is increases then time period also increases. ठीक, अगला जो है क्या बात कर रहा है कि अगर हम पृथ्वी सतह से ऊंचाई जाने पर या सुरंग के अंदर जाने पर या पहाड़ी पर जाने पर या ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर या चंद्रमा के तल पर जाने पर या खदान के अंदर जाने पर आवर्तकाल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि
T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√g। आप पढ़े होंगे T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बिकॉज फार्मूला T इज इक्वल 2π√L/g, तो √g के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पृथ्वी सतह से जब ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई पर आपको गुरुत्वीय त्वरण याद होगा, g डैश इज इक्वल टू हमारे फार्मूला है g 1 - 2h/r, मतलब 2h/r। तो यहाँ पर क्या है, जब ऊंचाई पर जाते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, तो g डैश का मान जो है घटता है। इसी प्रकार गहराई में जाते हैं तो गहराई के लिए फार्मूला क्या है, g डैश इज इक्वल टू g 1 - d/r। d क्या है, डेप्थ, या किसी किसी बुक में x/r दिया होगा या h/r दिया होगा, जो भी दिया होगा। तो कुल मिलाकर गहराई पर जाएंगे तो भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। इसी प्रकार ध्रुव पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है, इक्वेटर में कम होता है और पोल पर ज़्यादा होता है। तो पोल से जब हम इक्वेटर में जाते हैं तो क्या होता है, जो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता है। और जब एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता है, या मून सरफेस में पर जाएंगे, हमारे अर्थ सरफेस में अगर 9.8 है, इसका 1/6 हो जाता है, मतलब इसका 6 भाग का 1 भाग हो जाता है। यानी जब अर्थ सरफेस से हम मून सरफेस पर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है, और जब जब गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है वहाँ पर आवर्तकाल का मान बढ़ता है। ठीक, चलिए, माना एक दोलन करने में जो लगा समय है वो बढ़ जाएगी। अब कुछ बातें और आती है, क्या ताप बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ेगा? क्योंकि ताप बढ़ने पर प्रभावकारी लंबाई, जो भी पेंडुलम है, मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, ताप बढ़ने से उसकी लंबाई, अगर स्ट्रिंग है और ये मेटेलिक स्ट्रिंग है तो ताप बढ़ने से इसका लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगी। तो फार्मूला क्या है, L इज इक्वल टू L0 1 + α/t। L क्या है, L0 क्या है, प्रारंभिक लंबाई है, 1 अल्फा क्या है, ताप प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और T क्या है, राइज इन टेम्परेचर, तो उस पर डिपेंड है। और एक नया फार्मूला तब बन जाता है क्या, T/T0 इज इक्वल टू √L/L0, नया फार्मूला ये बन जाता है। फिर एक लिफ्ट है, नियत त्वरण से ऊपर जा रही है। अगर कोई लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर मान लीजिए कोई पेंडुलम है, तो लिफ्ट के अंदर में जब भी पेंडुलम होता है तो उसका जो आवर्तकाल होता है T इज इक्वल टू 2π√L/g+a। देखिए g+a क्यों होगा, जब भी लिफ्ट ऊपर जाता है तो क्या होता है, उसका रिजल्टेंट जो गुरुत्वीय त्वरण होता है g+a हो जाता है। याद रखिए, रिजल्टेंट जो गुरुत्वीय त्वरण होगी, रिजल्टेंट जो एसिलेशन ड्यू टू एसिलेशन होगी g+a होगी। और वहीं अगर लिफ्ट नीचे की ओर आएगी तो यहाँ पर g+a की जगह पर क्या होगी, g-a। ये चीज़ को आपको याद रखना है। अगर कोई मान लीजिए लिफ्ट का रस्सी अचानक टूट जाती है तो क्या होगी, a का मान g के बराबर हो जाएगी, और यहाँ पर क्या होगी, माइनस हो जाएगी, g - g मतलब 0, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फिर जब त्वरित वाहन में कोई वाहन है और वो त्वरण a के साथ गतिशील है, मान लीजिए कोई कार है और उसमें कार में पहले पेंडुलम टंगा हुआ है, और उसको जैसे आप लोग देखे होंगे, आपके अगर कार है तो उसमें कुछ आप मूर्ति वगैरह कई लोग टांग देते हैं, तो जब स्थिर रहता है तो देखेंगे उसका दोलन कैसे रहता है, उससे दोलन कराइए। और जब गाड़ी चलती है तब दोलन कैसे होती है, तो इसमें जो फार्मूला होती है T इज इक्वल टू, फार्मूला है 2π√L/ ब्रैकेट में g² + a² पावर 1/2। यानी यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण के साथ उसके जो गाड़ी के जो त्वरण है वो भी ऐड हो जाएगी और उसकी पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक, अब बात आती है, अगर कोई पेंडुलम है जिसकी लंबाई क्या हो, अनंत हो, तो जब लंबाई अनंत होती है तो इस समय L का वैल्यू क्या हो जाती है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाती है। यानी T इज इक्वल टू तब क्या हो जाती है, 2π√R/g। R क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी सतह पर अगर हो रही है तो वहाँ पर R का वैल्यू क्या है, 6.38 × 10⁶ मीटर होते हैं। पाई का वैल्यू क्या है, 3.14, जी का वैल्यू 9.8 है। तो सारे वैल्यू को जब हम रखते हैं तो क्या प्राप्त होगी अपने को, 84.6 मिनट के आसपास अपने को मिलेगी। अब दूसरा जो है
एक सरल लोलक जो होती है, और वो सरल लोलक अगर सेकंड लोलक है जिसका आवर्तकाल क्या है 2 सेकंड हो, लंबाई कितना होती है 99.3 सेंटीमीटर और लगभग 1 मीटर आप बोल सकते हो, और चंद्रमा के सतह पर लोलक की जो लंबाई होगी, सेकंड लोलक की जो लंबाई होगी 1/6 मीटर हो जाती है। तो ये सारी बातें थी, है ना। तो चलिए अब हम इसके न्यूमेरिकल पर आते हैं। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो कैसे होगी उस पर हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, एक अचर लंबाई के सरल लोलक का पृथ्वी की सतह पर आवर्तकाल t है, इसका आवर्तकाल खदान के भीतर होगा, t से ज़्यादा होगा, t से कम होगा, t के तुल्य होगा या तुलना नहीं की जा सकती। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले जब हम खदान में जाएंगे, ये बात हमने किया था कि जब खदान में जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, और जब गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है क्योंकि t इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√g, तो जब g घटेगा, देखिए g घटेगा तो ये t क्या होगी, बढ़ेगी। तो जो नया आवर्तकाल होगी पृथ्वी सतह पर जो होगी, अगर खदान के अंदर चले जाएंगे मतलब गहराई में चले जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, जिससे आवर्तकाल क्या होगी, बढ़ेगा, मतलब t से ज़्यादा होगा, जो t था उससे ज़्यादा हो गया। अगर पहले 5 सेकंड में अगर एक दोलन कर रहा था तो वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा समय लेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सरल लोलक के उदाहरण में अल्प विस्थापन के लिए दोलन काल लोलक के लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होती है। दूसरा, गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लोलक के द्रव्यमान आकार व पदार्थ पर निर्भर करता है, आयाम पर निर्भर नहीं करता है। सो 3 ऑप्शंस आर देयर। सो which statement is wrong? You have to identify for the simple pendulum. First, it is directly proportional to square root of effective length, inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity, and depend upon mass, size and matter of the pendulum or the material of the pendulum. And next is आयाम पर निर्भर करती है, डिपेंड अपॉन, आयाम पर निर्भर नहीं करता है, मतलब डज नॉट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। तो इसका जो सही उत्तर होगी वो होगी सी, क्योंकि मास पर डिपेंड नहीं करता है। याद रखिए कि मास से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि फार्मूला अपने पास है t = 2π√L/g। तो यहाँ पर मास का कोई वर्ड है ही नहीं, तो इसलिए क्या होगी, मास का कोई सिंबल है भी नहीं, तो इसलिए ये जो टाइम पीरियड है ये किस पर डिपेंड नहीं करेगी, मास पर डिपेंड नहीं करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, एक सरल लोलक ऐसे गोलक बना है जो पारे से भरा है, खोखला गोला और तार से लटकाया गया है। यदि थोड़ा सा पारा गोले के बाहर निकाल दिया जाए तो लोलक का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, चेंज नहीं होगी, बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस डिक्रीजेस, है ना, अनियमित हो जाएगा, है ना, इरेगुलर हो जाएगा। देखिए सबसे पहला इसको हम समझते हैं, एक पेंडुलम है और इस पेंडुलम में खोखला है और पूरे जगह पर मरकरी भरा हुआ है। ठीक है, सेकंड केस में वही पेंडुलम है और थोड़ा सा आप क्या कर लिए, निकाल लिए, मतलब खाली हो गया। तो जब खाली हो गया, इस बात को मैं पहले भी बता चुका हूँ, देन द सेंटर ऑफ मास इज शिफ्टेड डाउनवर्ड, मतलब जो सेंटर ऑफ मास है, देखिए सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था और सेंटर ऑफ मास कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो नीचे चला गया मतलब इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज हो गया, और जब इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगी, जो आवर्तकाल है वो बढ़ जाएगा, देन द टाइम पीरियड इंक्रीजेस। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे हम खड़े हो जाते हैं झूले में तो क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट होता है, इफेक्टिव लेंथ कम हो जाता है। पानी है, छेद कर दिए, किसी में छेद कर दिए और वो निकलने लगे या उससे निकाल लिए, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो सेंटर ऑफ मास जब भी नीचे शिफ्ट होगा तो इफेक्टिव लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, और जब इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो टाइम पीरियड भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा।
स्थिर गाड़ी के छत से लटकते हुए लोलक का आवर्तकाल t है। जब गाड़ी एक समान त्वरण a से त्वरित होती है तो आवर्तकाल। तो देखिए इसका फार्मूला मैं बता चुका हूँ। फार्मूला में क्या था, याद करिए फार्मूला आपके पास था t इज इक्वल टू, क्या फार्मूला था, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, क्या फार्मूला था, l, और g के जगह पर क्या था, g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 1/2। तो देखिए ये जो फार्मूला है, तो जब यहाँ पर ये बढ़ेगा तो t क्या होगा, घटेगा, तो ये घट जाएगी, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए जब ये त्वरण बढ़ता है तो उसका जो आवर्तकाल है वो घट जाएगा, है ना। अगर गाड़ी स्थिर है उस समय देखेंगे उसका दोलन धीरे धीरे होता है, लेकिन जब गाड़ी चलने लगता है, तेज़ी से चलने लगता है, तो वहाँ पर जो भी आप लटकाए रहोगे तो देखोगे बहुत तेज़ी से वो दोलन करने लगते हैं, मतलब उसका जो आवर्तकाल है वो घट जाएगी, मतलब एक दोलन करने में जो लगा समय वो घट जाती है। चलिए अब अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा कि पृथ्वी के सतह पर सेकंड लोलक का लंबाई 1 मीटर है। चंद्रमा की सतह पर सेकंड लोलक की लंबाई कितनी होगी जहां g का मान पृथ्वी से 1/6 गुना होगी। मतलब जब चंद्रमा के तल पर जाते हैं तो चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, पृथ्वी सतह के मान का 1/6 भाग होता है। तो देखिए अपने पास फार्मूला क्या था, तो t इज इक्वल टू, फार्मूला था t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, मतलब t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई अंडर रूट जी, और यू कैन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पर t ये फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या था, ये आप बोल सकते हैं क्योंकि अपने को लंबाई से रिलेटेड करना है, तो t इज इक्वल टू यहाँ पर फार्मूला t इज इक्वल टू फार्मूला था t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी, तो यहाँ पर अगर पक्षांतर करेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ऐसे करेंगे सब, मतलब अंडर रूट इधर ले आएंगे। तो L इज यहाँ पर क्या है, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G, तो एक नया फार्मूला क्या बनता है, देखिए दोनों एक साथ है ना, एक नीचे है एक ऊपर है, यहाँ पर एक नीचे है एक ऊपर है, और ये पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो दोनों का घात 1 हो जाएगा। बाकी यहाँ t कांस्टेंट है क्योंकि 2 सेकंड ही होगा, और साथ में क्या है 2 पाई ये भी कांस्टेंट है, तो L प्रोपोर्शनल टू G, तो L डैश अपॉन L इज इक्वल टू क्या फार्मूला हो जाएगी, G डैश अपॉन G, और G डैश का वैल्यू कितना है 1/6 ऑफ G अपॉन G, तो यहाँ पर G कैंसिल हो गया, तो और L का वैल्यू कितना है 1 है, तो L डैश इज इक्वल टू क्या होगा 1/6 मीटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगी A, 1/6 मीटर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, यदि सेकंड लोलक की लंबाई को 2% घटा दी जाए तो प्रतिदिन सेकंडों की हानि होगी। मतलब अगर जो सेकंड लोलक है उसके जो लंबाई है हमने कितना 2% घटा दिए, तो 2% घटा देंगे तो देखिए अपने पास जो फार्मूला है, क्या फार्मूला है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, मतलब t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ l, ये हम पढ़े हैं। मतलब l को, अंडर रूट l को क्या लिख सकते हैं 1/2। तो एक आपको एरर वाला फार्मूला मैं पढ़ाया था, तो डेल t अपॉन क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू इसके घात 1/2, ये सामने आ जाता है, इंटू डेल l अपॉन l। तो देखिए अगर परसेंट की बात करता है, मतलब 100 में 2, तो यहाँ पर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 1/2 इंटू कितना कम हो गया 2%, तो 2 कितना हुआ 100, 2 कट गया, तो डेल टी अपॉन टी इज इक्वल टू 1/100। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डेल टी का जो फॉर्म यहाँ पर देखिए, तो डेल टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगी
टी बोलने से क्या है, एक दिन, टी अपॉन 100, और टी कितना है, टी आपके पास 24 घंटा, एक दिन बोलने से 24 घंटा, तो 24 गुणित कितना है 60 गुणित 60। क्यों, क्योंकि आप एक दिन में 24 घंटा होता है और एक घंटे में 60 मिनट होता है और एक मिनट में 60 सेकंड होता है, और उत्तर अपने को सेकंड में देना है, तो इसलिए क्या हो जाएगी 24 गुणित 60 गुणित 60 बटे 100। तो यहाँ पर 0 0 से कैंसिल हो गया, यहाँ 0 0 से कैंसिल हो गया, 24 बचा और 6 मतलब 36 गुणित 24। जब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को उत्तर प्राप्त होता है 864 सेकंड, और ये 864 सेकंड ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका सही उत्तर होगी 864 सेकंड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है, यदि लंबाई बढ़ाकर 4 गुना कर दी जाए तो आवर्तकाल हो जाएगी। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अपने पास सिंपल जो फार्मूला, एक ही फार्मूला पर हम चलते हैं, T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L, ये फार्मूला है। तो फार्मूला, इससे नया फार्मूला क्या बन जाता है, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाता है और ये लिख सकते हैं L2 अपॉन L1। तो देखिए L2 अपॉन L1 कितना, L2 कितना हो जाता है, तो L2 अपने पास हो जाता है, L2 हो जाता है कितना 4 टाइम्स, मतलब T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू √4L1 अपॉन L1। L2 का वैल्यू 4 टाइम्स है, L1 तो L1 से कैंसिल हो जाएगी, मतलब 4 का अंडर रूट कितना हो गया, 4 का अंडर रूट 2, तो T2 इज इक्वल टू क्या है, T2 इज इक्वल टू 2T1। तो देखिए 2T1 और T1 का वैल्यू कितना है 2 सेकंड है, तो 2 गुणित 2 कितना हो गया 4 सेकंड, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगी 2, मतलब यहाँ पर 2 × 2 आ जाएगी और 2 × 2 कितना हो जाएगी 4 सेकंड। सो दैट मीन्स जो सिंपल पेंडुलम है, इट्स टाइम पीरियड इज 2 सेकंड, इफ इट्स लेंथ इज increased by 4 times, then the time period will be 4 seconds. So correct answer will be 4 seconds. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि यदि सरल लोलक का धातु का बना गोलक लकड़ी के गोलक में बदल दिया जाए तो आवर्तकाल क्या होगी। मतलब पहले जो पेंडुलम था वो किसका था, धातु का था, मतलब ये एक मेटल का था और उस मेटल को जगह पर हम लकड़ी वाले बढ़ई से बोल के उसको हम किसका बना दें, वुड का बना दिए। देन द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड रिमेन्स एज इट इज, मीन्स देयर इज नो चेंज बिकॉज यू आर टेकिंग सेम लेंथ, मतलब इफेक्टिव लेंथ आप सेम लिए, ठीक है। तो जब इफेक्टिव लेंथ सेम होगा तो ये डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, मतलब कुल मिला करके अपरिवर्तित रहेगा। इसका सही उत्तर होगा रिमेन्स सेम। अगर आप इसको मेटल, ये वाला मेटल का है और दूसरा वाला वुड का है, तो वुड का हो चाहे मेटल का हो, दोनों का टाइम पीरियड क्या होगी, सेम होगी। ठीक, चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल T, पेंडुलम की लंबाई L निम्न प्रकार से संबंधित है। तो देखिए ये सिंपल फार्मूला पूछा है, तो फार्मूला में क्या था अपने पास, जो फार्मूला था उसी से आपको करना है। क्या फार्मूला था, T इज इक्वल टू 2π √L/g। देखिए पक्षा, इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगी, T² इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगी 4π² इंटू L/g। पक्षा, अब अपने को क्या करना है, g और इसको पक्षांतर करेंगे तो g/4π², g/4π² इज इक्वल टू कितना होगी, g/4π² इज इक्वल टू क्या होगी L/t², तो L/t²।
तो g4π² ये क्या है, कांस्टेंट है, तो L/t² एक कांस्टेंट होगी, और ये जो आंसर है आपको किस में दिया है, सी में दिया है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, सी। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा कि एक सरल लोलक की लंबाई को 300% बढ़ा दी जाती है तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, यानी द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 300%, देन इट्स टाइम पीरियड इज इंक्रीज बाय 100%, 200%, 300% एंड 400%। 4 ऑप्शंस आर देयर। सो आपको यहाँ पर देखिए करना क्या है और क्या दिया है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो t अपने पास देखिए फार्मूला क्या है, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L, ये तो हम जानते ही है। अब देखिए जो L2 दिया है, L2 मतलब फाइनल लेंथ कितना है कि L1 जो लेंथ है उसके 300%, मतलब 300/100 इंटू L1 होगा, मतलब ये बढ़ जाता है। देखिए प्रारंभिक लंबाई अगर L1 है उसमें 300% मतलब 300/100 इंटू L1 होगा, ये कट जाएगी, यानी कितना होगा 3L1। तो L2 जो होगी वो किसके होगी, बराबर होगी 4L1 के बराबर होगी, मतलब 4 गुना हो जाएगा। 300% बढ़ गई, मतलब वो L1 तो था ही, साथ में 300% बढ़ गई, यानी 4L1 हो जाएगी। तो चलिए जब तो यहाँ पर 300% बढ़ जाती है, हो गई। तो अब यहाँ पर फार्मूला क्या है, T2/T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगी, √4L1, L2/L1 मतलब 4L1/L1, तो L1 कैंसिल हो जाएगी, यानी T2 इज इक्वल टू 2T1। तो 2T1 मतलब जो आवर्तकाल है दुगुना हो गई। इसको हम बांट सकते हैं क्या, T1 + T1, मतलब किसी चीज़ का डबल हो जाना बोलने से क्या होगा, इस T1 को क्या लिख सकते हैं 100/100%, मतलब ये डबल हो गया। डबल होना बोलने से T1 हम निकाल दिए और T1 और बच गया, मतलब 100% यहाँ पर वृद्धि होगी। तो यहाँ पर क्या होगी 100% होगी, मतलब उसमें जो इंक्रीज इन टाइम पीरियड होगी दैट विल बी 100%। अब स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपके लिए कि एक सेकंड लोलक का लंबाई होता है, जो सेकंड लोलक होता है उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है और उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, लगभग 99 सेंटीमीटर। अगर आप चाहे तो इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते। कैसे निकालेंगे, क्योंकि फार्मूला हो जाएगा t इज इक्वल टू 2π√L/g से L इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगी, GT²/4π², ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो g का वैल्यू कितना है 9.8 है ना, T² बोलने से कितना होगा 2 का स्क्वायर माने 4/4 गुणित कितना है π², मतलब 3.14 का स्क्वायर। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगी। जब इसको सॉल्व करते हैं तो लगभग 99 सेंटीमीटर के आसपास अपने को मिलता है, 99.3 मिलता है। तो 99 सेंटीमीटर यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगी 99 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, एक लोलक को किसी कार के छत से लटकाया जाता है। यदि कार जो है एक समान दर से त्वरित हो रहा है तो सरल लोलक की आवृत्ति, देखिए पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, पहले में क्या था टाइम पीरियड। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है, टाइम पीरियड के जगह पर यहाँ पर क्या दिया है आवृत्ति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी बढ़ेगी, आवृत्ति क्या होगी बढ़ेगी। तो यहाँ पर आवृत्ति बढ़ेगी क्योंकि आवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, दो लोलक है ना, दो सरल लोलक एक साथ
दोलन प्रारंभ करते हैं, यदि दोलन के आवृत्तियों का अनुपात 7:8 हो तब इसकी लंबाइयों का अनुपात होगी। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप समझ लीजिए। देखिए अपने पास जो t इज इक्वल टू फार्मूला, t इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, 2π√L/g, और n का फार्मूला क्या है, इसके जस्ट उल्टा होता है। n का फार्मूला क्या होता है, जो आवृत्ति का फार्मूला होता है, n इज इक्वल टू 1/2π√g/L, उल्टा हो जाता है g/L, L/g की जगह g पाई है, यहाँ 1/2π हो जाता है, वहाँ 2π था। तो क्योंकि n और t दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, पक्षांतर करेंगे, इसको हल करेंगे तो देखिए ये वर्गमूल इधर आएगी तो क्या होगी, स्क्वायर हो जाएगी। यानी कुल मिला के L का जो L है वो किसके, L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n² बोल सकते हो। यानी जो प्रभावकारी लंबाई है आवृत्ति के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसी से एक नया फार्मूला आपके पास बनता है। क्या नया फार्मूला बनेगा, नया फार्मूला आपके पास बनेगा क्या, L1/L2 इज इक्वल टू क्या होगी, L1/L2 इज इक्वल टू नया फार्मूला क्या बनेगी, N2/N1 इसका स्क्वायर। तो देखिए N1 और N2 दिया था, दोलनों का आवृत्तियों का अनुपात दिया था। N1 नीचे था, मतलब नीचे क्या है, 7 है, N1 का वैल्यू 7 है, और N2 का वैल्यू आप अनुपात में x के फॉर्म में भी ले सकते हैं, एक 7x है, एक 8x है, तो 8 ऊपर चला जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 8 क्या होगा 64, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। यानी इसका जो सही उत्तर होगी क्या होगी 64:49, और ये किस में दिया है, चौथा ऑप्शन में, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। यदि एक लोलक की लंबाई 9 गुना और उसके गोले का द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया जाए तो दोलन काल हो जाएगा। प्रारंभिक दोलन काल अगर t है तो कितना हो जाएगी। देखिए तो सिंपल है, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L है, हम अभी अभी पढ़े थे, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। तो कुल मिलाकर के ये जो L है कितना गुना बढ़ गया, 9 गुना, तो 9 गुना का 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, यानी टाइम पीरियड जो हो जाएगी 3 गुना बढ़ जाएगी, यानी 3 गुना हो जाएगी, मतलब इसका सही उत्तर होगी 3t। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। एक लोलक को विषुवत रेखा पर ले जाने पर, देखिए ये हमारा अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसको बोलते हैं इक्वेटर। तो यहाँ से हम कहाँ से नॉर्थ पोल से कहाँ ले जा रहे हैं, इक्वेटर पर ले जा रहे हैं, विषुवत रेखा पर ले जा रहे हैं। तो दोलन काल क्या होगी, तो देखिए जब भी हम इसको पोल से, ये पोल से जब भी हम विषुवत रेखा की ओर ले चलते हैं तो क्या होता है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता है, क्योंकि पोल पर मैक्सिमम होता है, हम पढ़े हैं, और यहाँ पर क्या होता है मिनिमम होता है। तो जब एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम हो जाएगा, कम होते जाएगा, घटते जाएगा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका जो सही उत्तर होगी क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी क्या होगी, बढ़ जाएगी, है नहीं। चलिए तो दोलन काल बढ़ जाएगी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, लोलक निर्वात युक्त प्रकोष्ठ में दोलन करेगा, बढ़ते हुए आयाम से, नियत आयाम से, घटती हुई आयाम से, पहले C फिर E। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है देखिए, तो घर्षण बल क्या होगा, 0, तो कोई ऊर्जा व्यय नहीं होगा, यानी आयाम जो होगी, यानी उसके जो एम्पलीट्यूड होगी वो क्या होगी, नियत होगी। अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो इस प्रकार मान लीजिए जो पेंडुलम है, हम जब बाहर में कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो एयर जब विंड फ्लो होती है, या विंड के कारण, या जो एयर के डेंसिटी के कारण, किसके क्या होता है, ग्रेजुअली जो ऑसिलेशन है, पहले बार तो यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर धीरे धीरे कम होता है, धीरे धीरे कम होने से ऐसे कम होते अल्टीमेटली रुक जाती है। यदि हम इसको एक बंद कमरे में करें जहाँ पर ना तो एयर है ना कुछ है, तो क्या होगी, वहाँ पर आयाम क्या होगी, नियत होगी। चलिए अगला प्रश्न, लोलक निर्वात युक्त, ये हो गया। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न आपके लिए क्या है,
एक सरल लोलक का दोलनकाल को दुगुना हो जाएगा। अगर दोलनकाल दुगुना हो जा रहा है, देखिए दोलनकाल दुगुना हो जा रहा है, यानी उसकी जो लंबाई है वो क्या करना पड़ेगा, इसकी लंबाई को क्या करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा। मतलब जब उसकी प्रभावकारी लंबाई 4 गुना हो जाएगी तभी जो है आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा। मतलब when the length increased by 4 times then the time period becomes double। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा कि यदि एक सरल लोलक पृथ्वी के सतह से किसी गहरी खदान में ले जाया जाए तो उसका दोलनकाल क्या होगी। तो देखिए जब भी हम गहरी खदान में जाएंगे तो गहरी खदान में जाने पर क्या होता है, जब भी हम गहरी खदान में जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, और जब जब गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है दोलनकाल बढ़ता है। इसी जगह पर दोलनकाल के जगह अगर आवृत्ति दिया रहता तो क्या होता, आवृत्ति घटेगा, क्योंकि अगर दोलनकाल बढ़ रहा है तो आवृत्ति क्या होगी, घटेगी। ये चीज़ आपको याद रखना है ना। व्हेनेवर टाइम पीरियड इंक्रीजेस देन फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। अगला प्रश्न, एक लंबी लोलक 60 डिग्री के कोण पर मुक्त रूप से छोड़ते हैं तब यह 30 डिग्री होता है, उस समय वेग परिवर्तन की दर होगी। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अपने पास जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है, जो कोणीय आवृत्ति होती है तो ओमेगा इज इक्वल टू हम पढ़े होंगे कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, G/L, और इसी से फार्मूला हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं कि जो n का फार्मूला या t का जो फार्मूला है वास्तव में इसी से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 60 डिग्री, प्रारंभिक थीटा इज इक्वल टू 60 है, और उसका आधा करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, 30। तो थीटा इज इक्वल टू 30 बोलने से क्या हो जाएगा, 30 डिग्री बोलने से क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। और अपने पास जो फार्मूला होता है, त्वरण जो फार्मूला होता है, त्वरण इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का फार्मूला है, ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मान रखेंगे ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ओमेगा का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 10/1 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो ओमेगा का वैल्यू, तो a इज इक्वल टू आपके पास नया फार्मूला क्या बनेगी, a इज इक्वल टू -10, क्योंकि 10 है ना, क्योंकि 10 है, और 10/1 इंटू π/6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 10 इंटू मतलब कितना हो जाएगा, 10 इंटू पाई मतलब 31.4 हो जाएगा, 3.14 इंटू 10/6। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 5 × 30, और ये 5 के रेंज में देखिए कौन सा आंसर सही है, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये यहाँ पर क्या दिया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। यहाँ पर एक सरल लोलक को चित्र में दिखाए गए अनुसार P से छोड़ा जाता है। Q पर पहुँचने पर यह घर्षण के कारण कुल ऊर्जा का 10% भाग खो देता है। तो Q पर इसका वेग, देखिए यहाँ पे चित्र इनकम्प्लीट है, तो इसका चित्र जो है इस प्रकार है। देखिए कि यहाँ पर मान लीजिए सिंपल पेंडुलम है और यहाँ पर रिजिड सपोर्ट है, और इसको P पर यहाँ रखा गया है, और ये जो है यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ से यहाँ पहुँचता है। तो जब यहाँ से यहाँ पहुँचता है, जब भी दोलन करते हुए यहाँ से P से Q तक पहुँचता है, तो क्या होता है, जब Q पर पहुँचता है दोलन करती हुए, जो भी दोलन करती हुई, या इसको ऊपर की जगह थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर 10% एनर्जी का लॉस होता है। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन को कौन सा फार्मूला से करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अगर एनर्जी लॉस नहीं होता है तो यहाँ पर कौन सा एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर आके कन्वर्ट किस में हो जाता, काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होते रहता है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि 10% लॉस हो रहा है, मतलब एयर रेजिस्टेंस के कारण 10% लॉस हो रहा है, मतलब 90% एनर्जी यहाँ के, मतलब यहाँ अगर 100 था तो यहाँ पर 90% रह जाता है, 100 का 90%। ठीक है, तो इसी से देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q पर जो काइनेटिक एनर्जी है, P पर पोटेंशियल एनर्जी का 90%, मतलब तो यहाँ पर
क्यू पर जो काइनेटिक एनर्जी है, क्यू पर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट क्यू, एट क्यू इज इक्वल टू 90% एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी, एट पी। तो ये चीज़ आपको लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv² हो जाएगा, इज इक्वल टू 90% बोलने से 90/100 ऑफ mgh। तो दोनों पक्षों में mm कैंसिल हो जाएगी, mm कैंसिल हो जाएगी, यानी यहाँ पर जो v है, तो देखिए v का वैल्यू क्या मिलेगी, नया फार्मूला v इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 90 बोलने से 90%, 90/100 मतलब 0.9 हो जाएगी, 90 है ना, 90 एंड 0.90 इंटू 2gh, 2gh। तो वैल्यू रखेंगे, g का वैल्यू हम 10 के आसपास लेंगे, 10 लेंगे तो क्या हो जाएगी 2 इंटू कितना हो जाएगा 9, मतलब g का वैल्यू 0.9 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगी, स्क्वायर रूट 2 और 2 का 2 निकल जाएगा और 9 का कितना निकलेगी 3। इस प्रकार इसका सही आंसर होगी 6 मीटर प्रति सेकंड, मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो कितना होगी 6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो आप करना क्या है कि जो P पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका 90% और Q पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, और उससे आपको फार्मूला निकालना है। देखिए 90% अगर नहीं होता है, अगर पूरे कन्वर्ट होता है तो v इज इक्वल टू फार्मूला डायरेक्ट होता है √2gh, तो v इज इक्वल टू √2gh, तो उसका 90% कर देते हैं, 90/100 कर देते हैं, है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न, और ये आपके लिए अंतिम प्रश्न होगी। L लंबाई के सरल लोलक का g/3 त्वरण से नीचे जाती है तो लिफ्ट का दोलन काल होगी। तो देखिए इस टाइप का जो प्रश्न है, तो लिफ्ट आपको बता चुका हूँ कि लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण जो है त्वरण के साथ जुड़ जाता है, और जब नीचे आती है तो गुरुत्वीय त्वरण के साथ ये क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। यानी फार्मूला अपने पास क्या हो जाती है, T इज इक्वल टू 2π√L/g-e। देखिए जब लिफ्ट नीचे जाती है, नीचे की ओर जा रही है, तो गुरुत्वीय त्वरण के साथ जो गुरुत्वीय त्वरण जो भी है उससे माइनस करेंगे क्या, त्वरण को, ठीक है। यदि हम ऊपर जाते हैं तो प्लस होती है, जब भी नीचे जाते हैं तो त्वरण क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, g/, तो यहाँ पर नया फार्मूला क्या बनेगी, T इज इक्वल टू 2π क्या है L/g और माइनस g/3। तो g/3 क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम लेके करेंगे तो 3g माइनस g मतलब 2g/3, और 3 कहाँ हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो नया फार्मूला जो बनेगा क्या बनेगा, नया फार्मूला T इज इक्वल टू, नया फार्मूला 2π√3L/2g, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है, आप 4 ऑप्शन अगर देखें तो ये पहला ऑप्शन में दिया है क्या, T इज इक्वल टू 2π√3L/2g, तो इसका सही आंसर यही होगी, ठीक। तो थैंक यू वेरी मच। अगर किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरीज हो तो व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करें, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।